हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। बायो का चैप्टर है। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है कि वो प्रोसेसेस जो साथ मिलकर हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन कर रही हैं, तो उन्हें हम बोल रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस हर वक्त होती रहती हैं। हम कुछ काम कर रहे हों या कुछ काम नहीं भी कर रहे हो, तब भी जो है हमारी लाइफ प्रोसेसेस क्या है, होती रहती हैं। तो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है, मेंटेन करती हैं। अब बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि वो क्या करती है, ये प्रोसेसेस हमारी बॉडी के ब्रेकडाउन या हमारी बॉडी को डैमेज होने से बचाती है, बाहर से एनर्जी लाकर हमारे अंदर ट्रांसफ़र करती है, और ये वो मटेरियल्स जो हमारे ग्रोथ के लिए या हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नीडेड हैं, उन्हें प्रोवाइड करती है। और चौथा रीज़न है कि इन प्रोसेस के बिना लाइफ नहीं है, मतलब कि इन प्रोसेस के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होगा ना कि जो हर एक सेल है जो हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, वो वर्क करना ही बंद कर देगा। ठीक है, अब कुछ मेन लाइफ प्रोसेस है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कि फूड का इंटेक करना या फूड का जो भी यूज़ कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा है रिस्पायरेशन, यानी कि फूड से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको रिस्पायरेशन बोल रहे हैं। यानी कि हम जो एनर्जी ले रहे हैं, देखो रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। रिस्पायरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं होता, ये आपको समझना चाहिए। ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया, सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, तो ये सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग है। पर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रीदिंग के साथ साथ और भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि फूड से एनर्जी रिलीज़ होना और उस एनर्जी को इनटेक करना। तो ये जितनी भी प्रोसेस हैं, ये सारी रिस्पायरेशन के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल। यानी कि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो रिमूवल है उसको बोल देते हैं क्या, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो प्रोसेसेस हैं वो वर्क कैसे करती हैं। तो देखो, फूड और ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं, और ये फूड और ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ कराते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ कराते हैं, जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होगी। ठीक है, अब ये एनर्जी ऑब्वियसली बात है कि सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ होगी, कि सिंपल मूवमेंट से लेके कॉम्प्लेक्स थिंकिंग तक ये जो एनर्जी है ये हमारे काम आती है। अब जैसे वेस्टेज वगैरह हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा अगर वो बॉडी से बाहर जाएगा ही नहीं तो। उसके बाद ये सारी प्रोसेसेस जो हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड किससे होती है, सेल्स। यानी कि ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। इन शॉर्ट में बात करें तो लाइफ प्रोसेसेस जो हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करती हैं कि बॉडी को इनफ एनर्जी मिले और वो अच्छे से ग्रो करे और अच्छे से रिपेयर हो, और जो वेस्ट वगैरह है वो हमारी बॉडी से चला जाए। यानी कि जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन करती रहे, ताकि हम हेल्दी रह सकें और ज़िंदा भी रह सकें। तो ये थी हमारी लाइफ प्रोसेसेस का ओवरव्यू। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अभी मैंने बताया, जैसे कि हम जो फूड इंटेक करते हैं, हम जो फूड ले रहे हैं एनर्जी के लिए, उन सबको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन बोल रहे हैं अपना। तो क्या होता है, जैसे कि हम कभी भी चल रहे हैं या बाईसाइकिल राइड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी एनर्जी की ज़रूरत है, ताकि उस ऑर्डर में, उस स्टेट में, जिस स्टेट में आप हो, उस स्टेट में बॉडी मेंटेन रहे, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो एनर्जी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें कुछ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं जिससे हम ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें, प्रोटीन सिंथेसिस हो सके हमारी बॉडी में, और भी सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में ज़रूरत होते हैं। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये जो सोर्स ऑफ मटेरियल्स है, यानी कि एनर्जी और ये मटेरियल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, उस फूड से मिल रहे हैं जो हम खा रहे हैं। तो वो जो न्यूट्रिशन हम इंटेक कर रहे हैं वो एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो लिविंग थिंग्स है, यानी कि जैसे हम लोग हैं या और भी जो लिविंग थिंग्स हैं, वो अपना फूड कैसे लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एनर्जी की नीड और मटेरियल्स की नीड हर ऑर्गेनिज्म को होती है, ठीक है, मानते हैं।
पर ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से पूर्ण होती है। जैसे कि मतलब हम अगर खाना खा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी ही तरह न्यूट्रिशन इनटेक करेंगे। तो ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, पर हम तो सिर्फ ये लेकर काम नहीं चला सकते ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स, जिसमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि और जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ये जो अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है मान लो, तो ये आगे जाके सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये ब्रेक डाउन करने के लिए जिसकी नीड होती है उसे क्या बोल रहे हैं, उसे बोलते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हमारे वो बायो कैटलिस्ट होते हैं जिससे हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये हेट्रोट्रॉप्स का जो सर्वाइवल है। अब ऑटोट्रॉप्स तो चलो अपना खाना खुद बना के सर्वाइव कर रहे हैं, पर हेट्रोट्रॉप्स का सर्वाइवल कैसे हो रहा है, हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल कैसे करते हैं, वो ऑटोट्रॉप से डिपेंड होते हैं। अब चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो, पर वो ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या इंक्लूड करता है, एनिमल और फंजाई। हेट्रोट्रॉपिक्स में कौन आते हैं, एनिमल और फंजाई वगैरह आते हैं। उसके बाद है हमारा, अब ऑटोट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो पहले मैंने बताया कि ऑटोट्रॉप्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद बना रहे हैं। क्या यूज़ करते हैं, पहले भी बताया, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज को बनाते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज है, ये क्या करता है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। 6 CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स प्लस में H2O के 12 मॉलिक्यूल्स अगर क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में आते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनते हैं। तो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस के दौरान आखिर होता क्या है, ऐसा क्या प्रोसेस होती है जिससे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देखो क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी, यानी कि ये जो लाइट एनर्जी है, क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब ये लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। जैसे कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये किस में टूट जाता है, आपका हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है टू कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका रिडक्शन हो जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। देखो हर एक ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में अडाप्ट होना ज़रूरी है। हेट्रोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने क्या अडाप्टेशन की कि वो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होने लगे अपने फूड सोर्स के लिए। देखो मेन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 स्ट्रेटजीज हैं जिनसे ये हेट्रोट्रॉप अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो क्या है वो देखते हैं। देखो एक तो है कि जो ब्रेक डाउन होगा वो बॉडी के बाहर ही हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो अपने जो फूड मटेरियल है, मान लो ये फूड मटेरियल है और ये उनकी बॉडी है, तो फूड मटेरियल बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन हो जाता है और ये छोटे छोटे उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो फूड का ब्रेक डाउन है, ठीक है, फूड का जो ब्रेक डाउन है वो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। अब इसके एग्जांपल क्या है कि ऐसा कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं भाई कि उनका जो फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है वो बाहर ही हो रहा है। फंजाई, जैसे कि कौन कौन से, ब्रेड मोल्ड्स हो गए, ईस्ट हो गए, मशरूम्स हो गए, ये सारे। दूसरी स्ट्रेटजी क्या आती है कि जो ब्रेक डाउन है वो बॉडी के अंदर ही हो।
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखे गए जो जैसे कि काऊ हो गया, लॉयन हो गया, ये क्या करते हैं, ये फूड मटेरियल है, ये उनकी बॉडी है, मान लो ये काऊ है, फूड मटेरियल को डायरेक्ट ले लेते हैं और फिर अंदर उनका डाइजेशन चलता है। जैसे हम लोग फूड लेते हैं और फिर अंदर ही उसका ब्रेक डाउन होता है, तो वो अंदर उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड स्ट्रेटजी है। जैसे इसमें तो बहुत सारे एनिमल्स आपको पता होंगे, काऊ, लॉयन वगैरह, हम लोग खुद भी, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म, और तीसरी स्ट्रेटजी इन लोगों ने क्या निकाली कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने जो न्यूट्रिशन है वो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स से ले रहे हैं, पर उन प्लांट्स को या एनिमल्स को वो किल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला गया, इन लोग को बोलते हैं हम पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल जैसे कि कस्क्यूटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, ठीक है। तो कस्क्यूटा हो गया, टिक्स हो गए, लाइस हो गई, लीचेज हो गए या टेपवर्म हो गए। तो ये सारे क्या करते हैं, ये पैरासाइट्स हैं जो अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल से ले रहे हैं, पर उन्हें मार नहीं रहे हैं, बिना मारे ही न्यूट्रिशन वो लोग ले रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि फूड क्या पता इंटायर सरफेस के थ्रू ले लिया जाए, ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे अमीबा में, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप सभी को पता होगा। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे अलग अलग पार्ट्स को जो है स्पेशलाइज किया जाता है ताकि वो उनका जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके। तो ऐसा किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है, चलिए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एग्री। फूड देखो किस लिए, अमीबा के पास क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिससे वो क्या करते हैं, अपने फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं। और जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है उसे क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। फिंगर लाइक एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। उसके बाद वो क्या करते हैं, इस स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं। जैसे वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं तो क्या हो जाता है, एक फूड वैक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो पार्टिकल है वो उस फूड वैक्यूल में बंद हो गया, यानी कि अमीबा की बॉडी में आने लगा, और वो जो फूड पार्टिकल है वो उसी में फ्यूज़ हो जाता है, यानी कि अमीबा में ही क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। और जो रिमेनिंग यानी कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल अगर जो बच जाता है उसे अपने आप ही वो अमीबा के सरफेस के बाहर चला जाता है। तो ये था अमीबा का डाइजेशन। पैरामीशियम में कैसा होता है, पैरामीशियम भी हमारा यूनिसेलुलर है। देखो सेल, इस सेल के पास एक डेफिनेट शेप है कि ये ऐसा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लीपर लाइक है, ये आगे आप पढ़ोगे। पैरामीशियम भी हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस सेल के पास एक डेफिनेट शेप होता है, ऐसा ही होता है, इसे स्लीपर लाइक शेप बोलते हैं, आगे पढ़ोगे आप। फूड क्या है, एक स्पेसिफिक स्पॉट पे जो है फूड को लिया जाता है। अब फूड जो है इस स्पॉट तक पहुंचता कैसे है, सीलिया के थ्रू पहुंचता है। अगर ये हमारा पैरामीशियम है तो इसके ना ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसे सीलिया बोलते हैं। तो इस सीलिया के थ्रू क्या होता है, जो फूड है वो स्पेसिफिक स्पॉट पे पहुंचता है। तो ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, देखो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, पैसेज ऑफ फूड होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से एनस तक एक्सटेंड होती है। कहाँ से, माउथ से एनस तक एक्सटेंड होती है। किस लिए स्पेशलाइज्ड होती है, ताकि वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सके और हमारी बॉडी को हेल्दी रख सके। फूड के पैसेज को देखते हैं। देखो हम वेरियस टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं जो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास होता है। उसके बाद जो फूड होता है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जैसे हमने पहले पढ़ा, जो हमारे बायोकैटालिस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। देन हमारी माउथ में सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, जो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा
सिंपल शुगर्स में, सॉरी सा हो गया था, सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है। फूड क्या करता है, इस पूरी डाइजेस्टिव ट्यूब में मूव करता है एक रेगुलर मैनर में ताकि वो प्रॉपरली प्रोसेस्ड हो पाए। इस ट्यूब से मूव करने के बाद देखो, इस कैनाल के पास स्पेशल एक लाइनिंग होती है, उसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं। उससे क्या होता है, जो फूड है ना, ताकि अच्छे से इनगल्फ हो पाए, यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उससे क्या होता है, जो फूड है वो अच्छे से नीचे जा पाता है, यानी इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मोमेंट। उसके बाद हाँ, तो वही चीज़ इसमें बताइए जो मैंने आपको बताया, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, सेम चीज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन, यहाँ पे मेरी थोड़ी बॉडी आ गई है बट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा माउथ आता है, उसमें क्या होता है, जो फूड है, फूड हम लेते हैं, फूड को च्यू करते हैं और सलाइवा जो है स्टार्च का डाइजेशन करना शुरू करता है, यानी कि स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारा ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस माउथ से स्टमक तक होता है और इसमें कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा जो फूड है वो नीचे जाता है। फिर स्टमक आता है, फूड वहाँ पे मिक्स होता है विद द गैस्ट्रिक जूस। हमारे जो स्टमक होता है उसमें HCl और पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। फिर बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल और पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से कंप्लीट डाइजेशन होता है वहाँ पर, और ब्लड में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फूड के अलॉन्ग जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनको ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसको हम कॉलन बोल रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फीकस को फॉर्म करता है। फीकस हमारे स्टूल्स होते हैं, यानी कि जो एक्सक्रीटा होता है ह्यूमन का, उसे हम फीकस बोलते हैं। तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो फीकस को फॉर्म करता है, और एट लास्ट जो एनस होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट आउट कर देता है। ये आपका और डिटेल में है। देखो, स्टमक की बात करते हैं। स्टमक में क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस के साथ जो फूड है वो मिक्सड होता है। HCl, पेप्सिन, म्यूकस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन के लिए ताकि वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके। एक्सेस एसिड अगर आता है तो वो एसिडिटी कॉज कर देता है। एक इंस्फिक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है स्टमक में जो फूड की एग्जिट को रेगुलेट करती है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। फिर हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है पर लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। इसकी जो लेंथ है वो अलग अलग एनिमल्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि हर्बीवोर्स जो ग्रास खाते हैं उनके पास ज़्यादा लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और जो मीट ईटर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होती है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। इनका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करता है, बाइल जूस को रिसीव करता है लीवर से, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस को रिसीव करेगा ताकि डाइजेशन प्रॉपरली हो पाए। बाइल क्या करेगा, एसिडिक फूड को एल्कलाइन यानी कि बेसिक में ले आएगा ताकि फैट्स का डाइजेशन हो सके और फैट्स का इमल्सिफिकेशन हो सके, यानी कि फैट्स का ब्रेक डाउन हो सके। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और डाइजेशन को कंप्लीट करता है। देन एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बनी हुई है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें क्या है, अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं। अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। विलाई ब्लड वेसल्स में काफ़ी रिच होते हैं, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे बॉडी के हर सेल तक पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाता है, विलाई पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद हमारा फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है।
और उस मटेरियल से और भी ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है उसे कहाँ भेज दिया जाता है, एनस में भेज दिया जाता है, और फिर उसके थ्रू वेस्ट का एग्जिट हो जाता है। देखो फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता कैसे, बहुत सारे पाथवेज से होता है। बात करते हैं, पहले ओवरव्यू देखते हैं। फूड मटेरियल न्यूट्रिशन के दौरान ले लिया गया, सेल्स में जो यूज़ होता है एनर्जी के लिए, तो उसके लिए हमने फूड ले लिया। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग पाथवे यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। पहला स्टेप सारे केसेस में कॉमन होता है, जो कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज है पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट हमारा 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, पायरुवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। एरोबिक जो रिस्पायरेशन होता है वो हमें पायरुवेट में ब्रेक हो जाता है और आगे CO2 और वाटर देता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है एनारोबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो होती है मसल्स में, वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देती है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स होते हैं। देखो पायरुवेट, जैसे ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में टूट गया, पायरुवेट के बाद क्या होता है, ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में टूटा। पायरुवेट के बाद 3 चीज़ें होती हैं। अगर ऑक्सीजन का एब्सेंस है, जैसे कि ईस्ट में एनारोबिक रिस्पायरेशन पाया जाता है, तो पायरुवेट इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में टूट जाता है। ऑक्सीजन का लैक है, यानी कि कम ऑक्सीजन है, जैसे कि हमारी मसल्स में होता है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है, यानी ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एनर्जी जो सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान रिलीज़ होती है वो ATP को सिंथेसाइज करती है। ATP हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो होती है सेल्स में उसको चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ATP क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की। रिस्पायरेशन का मतलब मैंने जैसे बताया कि सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग नहीं होता। रिस्पायरेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन को ऑक्सीजन चाहिए होगा। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा हो। अब प्लांट्स क्या करते हैं, अपने गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि प्लांट्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू वो लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। CO2 और O2 किसके द्वारा एक्सचेंज होती है, अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू CO2 और O2 जो है एक्सचेंज होती है। उसके बाद एनिमल्स में कैसे होता है, एनिमल्स देखो 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। एक्वेटिक यानी कि जो पानी में रहते हैं। एनिमल्स अपने ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लेते हैं और अपने अंदर जो उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है उसको बाहर कर देते हैं। जैसे O2 लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया, तो ये सारी चीज़ें। टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, टेरेस्ट्रियल एनिमल तो ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं क्योंकि इनके आसपास एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है। एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, इनकी वाटर में, जैसे ये वाटर है पूरा, इसमें ना ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, तो इस डिज़ोल्व ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ करते हैं। अब देखो जब दिन होता है तो दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज़ होता है और O2 रिलीज़ होती है, और वहीं नाइट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। इसीलिए कहते हैं कि रात में अगर ये पेड़ है तो रात में कभी भी किसी को पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रही होती है उस टाइम। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स को एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपने गैसेस को किसके द्वारा एक्सचेंज करते हैं, स्टोमेटा और इंटरसेलुलर स्पेसिस के द्वारा एक्सचेंज करते हैं। और एनिमल्स के पास तो अलग अलग तरीके होते हैं ऑक्सीजन को टेक करने के और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के। हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की। तो रिस्पायरेशन में क्या होता है कि अब ऑक्सीजन का एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का तो मैंने बता दिया, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का भी बता दिया है। अब ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। वैसे तो ह्यूमन बींग्स को अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं, आगे और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपकी NCERT में दिया हुआ है। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर को इनहेल करेंगे। उसके बाद नेसल पैसेज प्रेजेंट होता है। नेसल पैसेज में क्या होता है, फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एयर क्या करेगी, थ्रोट के थ्रू पास होगी, और जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, ठीक है, वो पैसेज को क्या करती हैं, ओपन रखती हैं, और
उनको कोलैप्स होने से बचाती है, यानी आपस में वो कोलैप्स ना हो, इसलिए ये क्या करती हैं, जो पैसेज है उसे ओपन रखती हैं। एयर इससे पास होती है और एयर जो है फाइनली लंग्स तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ और एक ओवरव्यू है, इसके आगे हम डिटेल में आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। एयर का पाथवे जैसे कि बताया, एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करेगा, नेसल पैसेज के थ्रू पास करेगा जिसमें फेरिंक्स लैरिंक्स वगैरह होता है, फिर वो ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया हमारी विंड पाइप होती है उसके थ्रू पास करेगा, और आगे जाके जो ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स में डिवाइड हो जाता है, और ब्रोंक्योल्स आगे चल के एल्वोलाई में ऐड हो जाती है। ये दिख रहा है आपको अंगूर का गुच्छा, इसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। ठीक है, अब लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स में सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखो, लंग्स के अंदर क्या होता है, एयर पैसेज जो है स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होता है, जो कि एंड में बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम एल्वोलाई बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, ये देखो, ये अंगूर के गुच्छा दिखने वाला एल्वोलाई है हमारा। एल्वोलाई किस लिए हेल्पफुल होता है, एल्वोलाई जो है लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, यानी कि गैसेस एक्सचेंज के लिए लार्ज सरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, एल्वोलाई प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद एल्वोलाई के पास थिन वॉल्स होती हैं जिसमें ब्लड वेसल्स बहुत होती हैं। तो अब ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है, जो ये रिब्स हैं, ये जो रिब्स हैं हमारी, ब्रीदिंग के दौरान ये ऊपर उठ जाती हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो ऊपर उठती हैं ना, तो ये जो डायाफ्रागम है हमारा, ये इसको बोलते हैं डोम शेप्ड। डायाफ्रागम हमारा डोम से फ्लैटेंड हो जाता है, ऐसा हो जाता है जब हम इनहेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद एयर जो है सक की जाती है, एल्वोलाई में फिल्ड हो जाती है, बॉडी से CO2 जो है एल्वोलाई में रिलीज़ हो जाता है, और एल्वोलाई से O2 जो है ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लंग्स हमेशा बची हुई एयर को रिटेन करते हैं और गैसेस एक्सचेंज के लिए टाइम देते हैं। अब गैसेस का ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा होता है। लार्ज एनिमल्स में क्या होता है, डिफ्यूजन, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट्स में नहीं भेज सकता। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स जो है अब ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ह्यूमंस में कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन से बाइंड करने की हाई एफिनिटी होती है, वो रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि RBC में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, RBC में। अब वाटर में बात करें तो CO2 ज़्यादा सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए CO2 जो है ज़्यादातर डिज़ोल्व्ड फॉर्म में ट्रांसफ़र की जाती है। आगे चल के आप 11th में पढ़ोगे, जो CO2 है वो 75% के अराउंड डिज़ोल्व फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद आपका ये डू यू नो वाला बॉक्स भी NCERT में दिया हुआ है। मैंने इसलिए इसे नोट्स में कंसीडर किया है क्योंकि आप CBSE के पेपर्स देख सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। स्मोकिंग क्या है, हेल्थ के लिए हमारे इंजूरियस है, यानी कि हार्मफुल है, ये हमें पता है। लंग कैंसर हो सकता है इससे, और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का जो अपर पार्ट है उसके पास टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया जर्म्स, डस्ट, हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करता है। स्मोकिंग क्या करता है, इन हेयर्स को, सीलिया को डैमेज कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, जर्म्स, डस्ट, स्मोक, हार्मफुल केमिकल्स, ये सारे हमारे लंग्स में एंटर करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, कफ, और है हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें ब्लड में देखो, ब्लड में क्या क्या होता है, RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स वगैरह भी होते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्टेज, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और RBC क्या करते हैं, ऑक्सीजन को भी कैरी करते हैं, और जैसे सॉल्ट्स और भी कुछ सब्सटेंसेस हैं, ये सारे भी ब्लड के द्वारा ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है वो एक क्लोज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना देता है। देखो, दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेंगे, ओपन या तो क्लोज। क्लोज में क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और ओपन में जो है ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है हमारा, अब ये जो सिस्टम है ये क्या करता है, हर टिश्यूज़ के पास पहुंचेगा। ब्लड जो है हर टिश्यूज़ के पास सारी चीज़ों को लेकर जाता है, ताकि आपका जो कोई भी अगर ऑर्गन या टिश्यू डैमेज हो गया तो उसको जो है वो रिपेयर करता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी स्कार लग जाता है, यानी कि कुछ भी चोट वोट अगर लग गई, तो आप थोड़ी देर बाद देखते हो उसमें ना कुछ सॉलिड सब्सटेंस की तरह ऊपर जमने लगता है,
वो क्या करता है, वो ब्लड के थ्रू ही होता है। ब्लड आपके घाव को बचाने के लिए उस पर एक सॉलिड सरफेस की कोटिंग कर देता है। अब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जो इसकी जो साइज़ है हार्ट की वो बताया जाता है कि हमारी फिस्ट यानी कि मुट्ठी अगर हम बंद कर लें तो इतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। ब्लड जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होता है और इसमें ना वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। अब मैंने बताया ना ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, तो इसका बैक फ्लो ना हो ये कौन इंश्योर कर रहा है? वॉल्स। उसके बाद हार्ट क्या करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टू द बॉडी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? बॉडी से रिसीव करता है। ठीक है। अब फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट देखो, बहुत ही इजी पॉइंट्स में लिखा है, आपको याद हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम में एंटर करेगा, वो राइट वेंट्रिकल को पास करेगा और जो राइट वेंट्रिकल है वो उस ब्लड को लंग्स को पास कर देता है ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम में जाता है और लेफ़्ट एट्रियम से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल बाकी सारी बॉडी के पार्ट्स पर ब्लड को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है। कुछ की पॉइंट्स वगैरह भी देख लेते हैं। ब्लड क्या करता है? इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को और वेस्टेज को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। हार्ट क्या करेगा? एक पंप की तरह काम करता है ताकि ब्लड फ्लो कॉन्टीन्यूअस बना रहे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जाता है बॉडी तक और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी से हार्ट पे जाता है और हार्ट से देन लंग्स। और वॉल्स इंश्योर करती हैं वन वे फ्लो ऑफ ब्लड और ब्लड वेसल्स स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाती हैं। लंग्स में सारी चीज़ें क्या हो रही हैं ये हम देखेंगे। देखो लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग कर दिया जाता है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें हार्ट में सेपरेट होते हैं। उसके बाद आपके राइट लेफ़्ट नहीं, हार्ट के लेफ़्ट और राइट बताया जा रहा है। ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो इसे प्रिवेंट करता है। ये हाई एफिशिएंट सप्लाई इंश्योर करता है कि बॉडी पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जा सके। ये एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जैसे बर्ड्स और मैमल्स हो गए। मैमल्स को एनर्जी चाहिए क्योंकि वो वर्क करते हैं, बर्ड्स को एनर्जी चाहिए क्योंकि वो फ्लाई करती हैं, तो उन्हें एनर्जी की नीड होती है। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। देखो एम्फीबियंस और बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये क्या करते हैं? इन एनिमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर इनके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट नहीं रहता। और ये उन एनिमल्स में यूज़ होता है जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फ्रॉग वगैरह हो गए। अब फ़िश हमारी 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है। फ़िश के पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर्ड होते हैं, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। ब्लड क्या होता है? गिल्स तक पंप होता है। ब्लड क्या हुआ? पंप हुआ टू गिल्स और गिल्स क्या मिला? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला। जैसे हमारे में लंग्स होता है उनके में गिल्स होता है। फिर उसके बाद गिल्स के बाद ये डायरेक्टली सारे पूरी बॉडी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पूरी बॉडी में चला जाता है। और जो ब्लड है वो क्या करता है? ब्लड हार्ट के थ्रू सिर्फ एक बार ही पास करता है, यानी कि अगर ब्लड एक बार हार्ट के थ्रू होके चला गया तो वो दोबारा आके उसमें पास नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। किस में पाया जा रहा है? फ़िश में पाया जा रहा है। प्रेशर, ब्लड प्रेशर ये आपके एनसीईआरटी में येलो बॉक्स में दिया हुआ है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ब्लड प्रेशर एक ऐसा फोर्स है जो ब्लड एक्सर्ट करती है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ वेसल की जो वॉल होती है उसके अगेंस्ट जो ब्लड प्रेशर मार रहा है उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। देखो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वेन्स के कंपैरिजन में। ठीक है। अगर आर्टरी में जो प्रेशर हो रहा है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो रिलैक्सेशन हो रही है उसको डायस्टोलिक प्रोसेस बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये आपको इस बॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपको पूछा जाता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, जो कि 120 to 80 mmHg। ठीक है। ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे मेजर किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, और ये किसकी वजह से होता है? आर्ट्रियोल्स यानी आर्टरीज की कंस्ट्रक्शन की वजह से हो जाता है।
इससे क्या हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आर्टरीज़ का रप्चर हो सकता है और इंटरनल यानी कि अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब प्लेटलेट्स के द्वारा मेंटेनेंस, देखो जैसे ये घाव के बारे में अभी मैंने बताया, उसका प्रोसेस बताया है। ब्लड वेसल्स में मान लो इंजरी हो गई तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रश करते हैं, यानी भाई भागते हैं बचाने के लिए अपनी आरबीसी को। प्लेटलेट्स आपस में स्टिक हो जाते हैं और एक क्लॉट बना देते हैं, जिसको जो हमारी बॉडी में ब्राउनिश कलर का अपीयरेंस सॉलिड सब्सटेंस दिखता है घाव लगने के बाद, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, उसे क्लॉट बना देती हैं साथ में आकर, और फिर वो धीरे धीरे हमारा जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाता है और हमारा जो ब्लड है वो बच जाता है। अब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। देखो आर्टरीज़ क्या करती हैं, ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट ले जाती हैं। क्या करती हैं, अवे फ्रॉम दी हार्ट लेकर जाती हैं। और ब्लड जो है बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में होता है, इसकी वॉल्स देखो थिक और इलास्टिक होती हैं, ठीक। वीन्स क्या करता है, ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करता है और उसे हार्ट में देता है, ठीक है। ब्लड जो है वो लो प्रेशर में होता है और इसकी वॉल्स उसके उल्टा थिन होती हैं, और इसके पास वॉल्स होता है ताकि एक ही फ्लो में जो ब्लड है वो फ्लो करे, उसका बैक फ्लो ना हो पाए। कैपिलरीज, देखो आर्टरीज जो है वो टाइनी कैपिलरीज में ब्रांच हो जाती हैं, यानी कि कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, वॉल्स जो है सिर्फ एक सेल जितनी थिक होती हैं। इसमें क्या होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, ब्लड और जो ये ब्लड है और उसके सराउंडिंग सेल्स है, तो इनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज कौन करा रहा है, कैपिलरीज करा रही हैं। और कैपिलरीज जब जॉइन हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, कैपिलरीज के जॉइंट होने से हमारी वेन्स बन जाती हैं। की टेकअवेज, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं, आप एक बार रीड कर सकते हो। और हाँ, नोट्स के लिए इंस्टाग्राम में scholar_दीदी DM कर देना, PDF आपको मिल जाएगा। देखो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखो ट्रांसपोर्टेशन पहले हम समझते हैं कि अब ज़रूरी क्यों है। प्लांट्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, मिनरल्स हो गया। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं जिन्हें प्लांट्स रूट्स के थ्रू सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब CO2 जो है वो लोग लेते हैं और एनर्जी जो है लीव्स में ट्रैप हो जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर रूट्स और लीव्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल है तो मटेरियल्स इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं, यानी कि इजीली जा सकते हैं। और टॉल प्लांट्स जो होते हैं डिस्टेंसेस जिसमें लार्ज होती हैं, जैसे डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा लार्ज है तो सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस इनफ नहीं होती है, उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। तो अब उन प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम देखते हैं। 2 मेन ट्रांसपोर्ट पाथवेज बनाए गए, एक तो जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम फूड और शुगर्स, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है इन प्लांट्स। ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को, जाइलम क्या करता है, जाइलम के बारे में बात कर रहे हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को रूट से एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और उसे प्लांट तक पहुंचाता है। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपवर्ड्स होता है, यानी कि ये मान लीजिए रूट से नीचे, तो रूट से अपवर्ड्स और बाकी पूरे प्लांट बॉडी में ऐसा इसका मूवमेंट होता है। वहीं अगर मैं फ्लोएम की बात करूँ, फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, जो लीव्स में फूड बना है उसे ट्रांसपोर्ट करता है। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को कैरी करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना वगैरह बना है उसको कैरी करता है। और ये क्या करता है, मान लो जो ये लीव्स वगैरह इसमें खाना बना है, ये क्या करेगा, ये स्टेम को, रूट्स को और अदर पार्ट्स को हर जगह जो है फूड को ट्रांसफ़र करेगा। मतलब इसका तो एक ही है कि अपवर्ड ही होगा, या तो इधर या तो इधर, यानी अपवर्ड है। पर ये अपवर्ड भी जा सकता है, ये डाउनवर्ड भी जा सकता है, तो ये किधर भी जा सकता है। तो फ्लोएम का जो फ्लो है वो फिक्स नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि प्लांट मूव ही नहीं करते, और बहुत सारे प्लांट टिश्यूज़ के पास तो डेड सेल्स ही होते हैं, तो उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्लांट को लो एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी की नीड ही नहीं होती, और वो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत लार्ज सिस्टम्स के लिए बनाया गया है, जैसे कि टॉल ट्रीज़ हो गए। तो ये दो इम्पोर्टेंट जो सिस्टम है वो हमारे टॉल ट्रीज़ के लिए बनाए गए। ये आप एक बार रीड कर सकते हो। बाकी सारी चीज़, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो वाटर के ट्रांसपोर्ट में वाटर रूट से लिया जाता है, रूट से वाटर ले रहे हैं, रूट्स जो हैं सॉइल के कांटेक्ट में होंगी, ठीक है,
और इससे क्या होगा, वाटर का ये अपटेक करेंगे, यानी रूट्स जो हैं सॉइल से क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इस रूट्स और सॉइल के बीच में आयन कंसंट्रेशन का डिफरेंस फॉर्म कर देगा। मतलब देखो, आपने पढ़ा होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है किसी भी चीज़ का, तो आयन कंसंट्रेशन बन जाता है इधर। तो वाटर जो है रूट से सॉइल से रूट की तरफ मूव करने लगता है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि रूट्स में हाई कंसंट्रेशन है, अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो रूट से प्लांट की तरफ जो वाटर है वो मूव करने लग जाता है। ट्रांसपोर्टेशन पुल की बात करें, वाटर जो है वेपर के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, और वाटर का जो लॉस हो वो बहुत जो वाटर का लॉस होता है उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब ट्रांसपिरेशन तो हो गया, चलो कि वाटर का लॉस हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि जो जाइलम होता है उस प्लांट का, वो जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल हो जाता है। यानी कि देखो, जो वाटर का लॉस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जब वाटर का लॉस हो जाता है लीव्स में, तो वो जाइलम का यूज़ करके जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसफ़र करने लग जाता है पूरी लीव्स में, जो एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट में फिर हेल्प करता है और टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। जाइलम में क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताया कि अपवर्ड मूवमेंट वगैरह होता है। उसके बाद की टेकवेज, अपवर्ड मूवमेंट जिसको मैंने बताया भी, ट्रांसपिरेशन पुल हो जाता है, और जो किसके लिए, वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, यानी जाइलम के लिए ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हो कि जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो वही आपका मेन ड्राइविंग फोर्स होता है जाइलम में वाटर की। मतलब अगर आपसे पूछा जाए जाइलम में वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन पुल नाम के फोर्स की वजह से हो रहा है। जैसे हमने वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ा, अब हम फूड और बाकी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के बारे में भी देखते हैं। देखो, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ट्रांसलोकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, जो लीव्स में बने हुए हैं, वो बाकी प्लांट्स के पार्ट में भेज दिए जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन। यानी कि फोटोसिंथेसिस के सॉल्युबल प्रोडक्ट्स को पूरी प्लांट्स के पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना क्या कहला रहा है, ट्रांसलोकेशन। ये किस में होता है, फ्लोएम में होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो फ्लोएम से फूड याद रखो, यानी फ से फ्लोएम और फ से फूड, और दूसरा तो वाटर और मिनरल्स ट्रांसफ़र कर ही रहा है। बताया फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, शुगर्स ट्रांसपोर्ट करता है, अमाइनो एसिड, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। ये किसको ट्रांसफ़र करता है, स्टोरेज ऑर्गन्स को ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि रूट्स, फ्रूट हो गया, सीड वगैरह हो गए, ताकि ये फूड को स्टोर करके रख सकें। मूवमेंट किस में होता है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, और उनमें से ये 2 हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। तो इसमें इसके थ्रू मूवमेंट होता है। ट्रांसलोकेशन होता कैसे है, देखो, शुगर जो है एक्टिवली लोडेड होती है फ्लोएम में। वो क्या करता है, अंदर जाके फ्लोएम में ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। वाटर जो है फ्लोएम में जाता है, सराउंडिंग सेल से वाटर निकला, फ्लोएम में जाता है, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया। हाई प्रेशर क्या करता है, जो अंदर का जो फूड मटेरियल है उसको बाहर ले आता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूवमेंट हो जाता है, और फूड मटेरियल जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पे डिलीवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद मूवमेंट डायरेक्शन बताया कि अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये तो सिंपल सी चीज़ है, पहले भी बता दी। बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। पहले हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स में और फिर प्लांट्स में, और हमारा चैप्टर ख़त्म है। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी से, और वाटर सॉल्ट्स की बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। तो ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का। आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है। ये यूरेथ्रा होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पे यूरिन का स्टोरेज होता है, और ये हमारी किडनी से यूरेटर्स निकली हुई होती हैं। तो आप एक एक करके सब पढ़ते हैं। और नेफ्रॉन्स, देखो नेफ्रॉन्स में होता क्या है, क्योंकि जो नेफ्रॉन्स है हमारे, वो एक्सक्रीशन में हमारे हेल्प करते हैं। तो नेफ्रॉन्स में क्या होगा, इनिशियल फिल्ट्रेट में यहाँ पे ग्लोमेरुलस नाम का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो वो
क्या करेंगे, इनिशियल जो यहाँ पे फिल्ट्रेट प्रेजेंट होगा उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। जैसे ही फिल्ट्रेट ट्यूब के नीचे जाता है वो यूज़फुल सब्सटेंसेस और मोस्ट ऑफ द जो वाटर होता है वो और भी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी उसमें से और जितना यूज़फुल सब्सटेंस होता है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और मतलब कितना वाटर रीअब्जॉर्ब्ड होगा ये किस पे डिपेंड करता है, बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है और कितना ही वेस्ट है, तो इन सारी चीज़ों में। ठीक है, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होती है, देखो यूरिन बनने का पर्पस क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएं। नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे जैसे यूरिया या यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएं। हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, हम यूरियोटेलिक हैं, यूरिक एसिड हम एक्सक्रीट नहीं करते, ह्यूमंस यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, याद रखना। बेसिक फिल्ट्रेशन किडनीज में, लंग्स में होता है हमारा। हर एक कैपिलरी क्लस्टर जो है वो एक कप शेप्ड के साथ एसोसिएटेड होता है जिसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, जो कि ये हमारा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये क्या करता है, ये फिल्ट्रेट को, वेस्ट की फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है। और एक किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो जो यूरिन है वो किडनी में बनी, यूरेटर्स में एंटर की, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर्ड हुई और यूरेथ्रा की तो बाहर आ गई। तो ये पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस है। अब प्लांट जो है एनिमल से पूरा डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करती हैं एक्सक्रीशन के लिए। देखो, ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है इनके में। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना है वो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। एक्सेस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, किसके थ्रू करते हैं, ट्रांसपीरेशन के थ्रू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो वाटर का लॉस होता है उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और CO2 से भी इनका रिमूवल हो जाता है, यानी CO2 भी इनके बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब डेड सेल्स और ओल्ड पार्ट्स में स्टोरेज होता है। बहुत सारे इसमें प्लांट टिश्यूज़ होते हैं जिनके पास डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ स्टोर होते हैं, उन्हीं जैसे वैक्यूल है, इन्हीं सेलुलर वैक्यूल्स में वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर दिया जाता है। अब इनका जो रिमूवल है वो शेडिंग के थ्रू होता है, यानी कि जैसे इसमें पूरा वेस्ट प्रोडक्ट इन्होंने स्टोर कर दिया, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो लीव्स होती हैं ये गिर जाती हैं, यानी कि फॉल ऑफ हो जाती हैं, तो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाता है इनकी पूरी प्लांट बॉडी से। स्टोरेज किन फॉर्म में होता है, रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में होता है। कुछ वेस्ट ऐसे हैं जो रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, ओल्ड जाइलम में स्पेशली। अब सॉइल में एक्सक्रीशन होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ अपना वेस्ट सब्सटेंस सॉइल में भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये हमारा था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन से चैप्टर का, कौन से सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।